Good morning to all of you. Today I am going to discuss about the Supreme Court. What is Supreme Court और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं. गेटिंग इंट्रोडक्शन में क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है एस्टैब्लिश एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम. देखो हमारे पास जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या किया, एक जुडिशियल सिस्टम को एस्टैब्लिश किया हुआ है. ठीक है, और जिसने जो क्या कौन सी जुडिशियल सिस्टम है, दैट इज इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम. मतलब कि हमारा जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है दैट इज़ द सुप्रीम कोर्ट. गेटिंग तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एस्टैब्लिश एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम. जो भी हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कौन सी जुडिशियल सिस्टम को एस्टैब्लिश किया है, दैट इज़ इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम. सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप एंड हाई कोर्ट बिलो इट. देखो हमारे इंडिया का जो भी सबसे टॉप में जो कोर्ट होता है दैट इज़ द सुप्रीम कोर्ट. यही जो कोर्ट है ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है. गेटिंग एट द टॉप एंड हाई कोर्ट बिलो इट. और इसके नीचे क्या आ जाता है हमारे पास, हाई कोर्ट. गेटिंग तो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम को एस्टैब्लिश किया हुआ है. सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप आ जाता है, उसके नीचे हाई कोर्ट आ जाता है और उसके बाद अलग से सबऑर्डिनेट कोर्ट आ जाते हैं. अंडर हाई कोर्ट एंड बिलो स्टेट लेवल. देखो हाई कोर्ट के अंडर और स्टेट लेवल के जो भी नीचे हैं हमारे पास कुछ हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं. ठीक है, जैसे हमारे पास स्टेट लेवल के कोर्ट आ जाते हैं. ठीक है, जैसे हमारे पास स्टेट लेवल के कोर्ट है, जैसे हाई कोर्ट आ गए या यूटीज़ के. ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट. गेटिंग अलग अलग कोर्ट्स आ जाते हैं हमारे पास. गेटिंग तो सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप और हाई कोर्ट उसके नीचे आ जाता है. अंडर हाई कोर्ट एंड बिलो स्टेट लेवल देयर इज हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट. देखो इसमें क्या बनता है, एक हायरार्की बनता है किसका है, सबऑर्डिनेट कोर्ट का. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अदर देन लोअर कोर्ट. ठीक है, और इसमें सबऑर्डिनेट कोर्ट बनता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ गया, उसके बाद नीचे कौन सा आ गया, लोअर कोर्ट्स. गेटिंग तो मैंने क्या बोला. ठीक है, इंडियन जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन सा सिस्टम को एस्टेब्लिश किया हुआ है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम. सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप और हाई कोर्ट उसके नीचे आ जाता है. हाई कोर्ट के नीचे स्टेट लेवल में जो भी जितने भी कोर्ट आ जाते हैं, हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट आ गए. सबऑर्डिनेट कोर्ट में जैसे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गए या अदर लोअर कोर्ट्स आ गए. गेटिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट अडॉप्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935. देखो हमारे पास जो सिंगल सिस्टम ऑफ जो कोर्ट है वो कहाँ से अडॉप्ट किया हुआ है, ये किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. गेटिंग तो सिंगल सिस्टम ऑफ जो कोर्ट है वो अडॉप्ट किया फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. याद रखना, जो भी हमारे पास जो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है कहाँ से लिया हुआ है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट लिया है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड बिलो जो भी इंटीग्रेटेड सिस्टम है. गेटिंग कहाँ से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935. ये क्या करता है, अनफोर्स करता है दोनों लॉज. सेंटर पे भी लॉज अनफोर्स करते हैं और स्टेट पे भी. गेटिंग सेंट्रल लॉज एंड द स्टेट लॉज. गेटिंग मतलब दोनों के ऊपर ये लॉ जो होता है वो इम्प्लीमेंट होता है. गेटिंग सेंटर के भी ऊपर भी और एज वेल एज द स्टेट लॉज के ऊपर. तो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट कहाँ से लाया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में. ये अनफोर्स करता है बोथ सेंट्रल लॉज एज वेल एज द स्टेट लॉज. गेटिंग अगर हम यूएसए की बात करें, ठीक है, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट इन यूएसए. अभी यहाँ पे क्या होता है, डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट होता है. हमारी इंडिया में क्या है, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है. कहाँ से लाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935. ये दोनों लॉज करता है किसके ऊपर, सेंट्रल के ऊपर भी और स्टेट के ऊपर भी. यूएसए में अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात की जाए, डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट इन यूएसए. मतलब यहाँ पे क्या होता है, डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट होता है कहाँ पे, यूएसए में. फेडरल लॉज आर एनफोर्स बाय द फेडरल जुडिशरी एंड द स्टेट लॉज आर एनफोर्स बाय द स्टेट जुडिशरी. यहाँ पे क्या होता है, जो भी फेडरल लॉज होते हैं उनको कौन एनफोर्स करता है, फेडरल जुडिशरी. और जो स्टेट लॉज होते हैं उनको कौन एनफोर्स करता है, स्टेट जुडिशरी. गेटिंग तो डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट इन यूएसए एंड फेडरल लॉज आर एनफोर्स बाय फेडरल जुडिशरी एंड द स्टेट लॉज आर एनफोर्स बाय द स्टेट जुडिशरी. तो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट हमारी इंडिया में कहाँ से लाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से. जो दोनों मतलब जो भी लॉज एनफोर्स करते हैं सेंट्रल के ऊपर भी और स्टेट के ऊपर भी. ये अगर यूएसए की बात की जाए तो डबल सिस्टम ऑफ जो कोर्ट्स हैं वो कहाँ पे है, यूएसए में. फेडरल लॉज आर अनफोर्स बाय फेडरल जुडिशरी. जो भी फेडरल लॉज है वो कौन अनफोर्स करता है, फेडरल जुडिशरी. और द स्टेट लॉज जो है वो कौन अनफोर्स करता है, बाय द स्टेट जुडिशरी. तो फेडरल लॉज बाय फेडरल जुडिशरी और स्टेट लॉज है वो कौन करता है, स्टेट जुडिशरी. तो यूएसए में क्या होता है, डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट कहाँ से लाया, डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट होते हैं यूएसए में. फेडरल लॉज को कौन अनफोर्स करता है, फेडरल जुडिशरी, और स्टेट लॉज को स्टेट जुडिशरी. गेटिंग आई होप एवरीबॉडी क्लियर. ऑल्दो द फेडरल कंट्री लाइक यूएसए, अगर हम बात करें जैसे फेडरल कंट्री हमारी यूएसए का, हैज़ ए यूनिफाइड जुडिशरी एंड वन सिस्टम ऑफ फंडामेंटल लॉज एंड जस्टिस. ठीक है, हालांकि हमारे पास जो फेडरल कंट्री है जैसे यूएसए है वहाँ पे यूनिफाइड जुडिशरी है एंड वन सिस्टम ऑफ फंडामेंटल लॉज एंड जस्टिस. और क्या है ये वन सिस्टम, ऑल्दो फेडरल कंट्री लाइक यूएसए हैज़ ए यूनिफाइड जुडिशरी एज वन सिस्टम ऑफ फंडामेंटल लॉज एंड जस्टिस. गेटिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनाग्रेटेड ऑन जनवरी 28, 1950. देखो जो भी सुप्रीम कोर्ट है वो कब इनाग्रेट किया हुआ है, किया था
28 जनवरी 1950 को। तो कब इनको इनाग्रेट किया था? 28 जनवरी 1950 में। सक्सीडेड फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1995। देखो इससे पहले क्या होता था हमारे फेडरल कोर्ट, और फेडरल कोर्ट को किसने सक्सीड किया है हमारे पास? सुप्रीम कोर्ट ने। तो सक्सीडेड फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। मतलब कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर जो एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, उसको किसने सक्सीड किया है? जो फेडरल कोर्ट को किसने सक्सीड किया है? हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट रिप्लेस ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल एज द हाई कोर्ट ऑफ अपील। जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्या किया है? ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल को रिप्लेस किया है, जो क्या है हमारे पास हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। याद रखना, जो सुप्रीम कोर्ट को किसने रिप्लेस किया है? ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। पहले कौन होता था हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील? दैट इज ब्रिटिश प्रीवी, ठीक है, प्रीवी काउंसिल। कौन होता था? ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। और उनको रिप्लेस किया किसने? हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ने। गेटिंग? तो सुप्रीम कोर्ट से पहले कौन था? फेडरल कोर्ट को सक्सीड किसने किया? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट से पहले कौन था? दैट इज ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल। जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील थे उसको रिप्लेस किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो किसको रिप्लेस किया? सुप्रीम कोर्ट ने। ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल को रिप्लेस किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। गेटिंग? आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देन नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट। अब हमारे पास कौन से आर्टिकल में आता है? ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 124 से लेकर 147 जो पार्ट 5 में आता है, इसमें हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, कंपोजिशन मतलब इस आर्टिकल में आता है। गेटिंग? तो सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में आता है? 124 से लेकर 147। और कौन सा पार्ट? पार्ट 5। गेटिंग? ये डील करता है हमारे पास, देखो किस किस से डील करता है। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ द ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड वन इज़ द इंडिपेंडेंस, थर्ड वन इज़ द ज्यूरिडिक्शंस, फोर्थ वन इज़ द पार्ट्स, फिफ्थ वन इज़ प्रोसीजर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 124 से लेकर 147 पार्ट 5 ऑर्गेनाइजेशन से डील करता है, इंडिपेंडेंस से डील करता है, ज्यूरिडिक्शन से डील करता है, पावर से डील करता है, प्रोसीजर से किसका? सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट इज़ ऑथोराइज टू रेगुलेट दैम। जो पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी होती है इन चीज़ों को रेगुलेट करने की। तो पार्लियामेंट इज़ आल्सो ऑथोराइज, पार्लियामेंट को ऑथोराइज किया जाता है टू रेगुलेट दैम। गेटिंग? कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट क्या है? आर्टिकल 124 देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मतलब कि आर्टिकल 124 क्या बोलता है कि हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। गेटिंग? कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड until parliament by laws prescribe a large number of not more than 7 other judges। देखो कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट। गेटिंग? आर्टिकल 124 क्लास 1 बोलता है कि हमारे पास यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसमें एक चीफ जस्टिस होना चाहिए और कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस, और मतलब 7 से ज़्यादा जज नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 124 क्लास 1 में ये कहा गया है कि हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए जिसमें एक चीफ जस्टिस होना चाहिए और 7 से ज़्यादा जजेस नहीं होना चाहिए बस। एट प्रेजेंट आज के दौर में अगर हम बात करें तो 34 जजेस है और एक चीफ जस्टिस और 33 अदर जजेस है। अगर हम आज की बात करें एट प्रेजेंट कितने जजेस है? 34 जजेस, और उसमें क्या क्या है? 33 जजेस है और 1 चीफ जस्टिस है। गेटिंग? तो कितने आज के दौर में है? 34 इंक्लूडिंग 1 चीफ जस्टिस एंड 33 अदर जजेस। ये कब आया? किसके अमेंडमेंट के तहत आया? अमेंडमेंट एक्ट 2019। गेटिंग? 2019 द सेंटर नोटिफाइड एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस फ्रॉम 31 to 34। मतलब 2019 में जो सेंटर था उन्होंने नोटिफाई किया कि भाई हमने सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नंबर बढ़ाना है। कहाँ से कहाँ तक? 31 से लेकर 34 तक। तो द सेंटर नोटिफाई एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस फ्रॉम 31 to 34। और उसमें क्या आना चाहिए? इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उसमें क्या होना चाहिए? एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2019 के अमेंडमेंट एक्ट के दौरान क्या हुआ था कि मतलब कि जो सेंटर था उन्होंने नोटिफाई किया कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ जजेस होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, एक मतलब फ्रॉम 31 से लेकर टू 34 और 34 कर दिया, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 33 अदर जजेस है। गेटिंग? ये कौन से अमेंडमेंट के एक्ट के तहत हुआ था? अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब हम ओरिजिनली बात करें कितना था, अगर हम बैकग्राउंड की बात की जाए। ठीक है, ओरिजिनली द स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज फिक्स्ड। अगर हम ओरिजिनली बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रेंथ थी वो फिक्स थी। कितनी थी? वो थी 1 चीफ जस्टिस और 7 अदर जजेस। तो ओरिजिनली द स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज फिक्स्ड 1 चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जजेस। पार्लियामेंट हैज़ इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस। अब उसके बाद जो पार्लियामेंट थी उनके पास अथॉरिटी है कि वो नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। उन्होंने इंक्रीज़ किया नंबर ऑफ जजेस
अब पहले कितना था 7, अब कितना कर दिया 10। कब 1956 में कितना इसका नंबर कितना बढ़ा दिया 10। उसके बाद 1960 में इसको क्या कितना बढ़ा दिया 13, और 1977 में इसको बढ़ा दिया 17, और 1986 में बढ़ा दिया 25, और 2008 में 30, और 33 इन 2019 मीन्स इंक्लूडिंग 1 चीफ जस्टिस। तो क्या ओरिजिनली कितने जजेस मतलब कितने थे 1 चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जजेस। उसके बाद 1956 में क्या हुआ 10 कर दिए। उसके बाद क्या हुआ 1956 में 10 कर दिया, 1960 में 13, 1977 में 17, 1986 में इसको कर दिया 25, और 2008 में कर दिया इसको 30, और 2019 में कर दिया इसको 33 इंक्लूडिंग 1 चीफ जस्टिस। आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, गेटिंग एवरीबॉडी वॉच माई चैनल वीडियोज़ बट नो बॉडी सब्सक्राइब माई चैनल। इससे मेरा मोरल डाउन हो जाता है कि मुझे वीडियो बनाने को दिल नहीं करता, गेटिंग। इसलिए प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक, ठीक है, शेयर योर फ्रेंड्स, ठीक है, सो दैट आई गॉट मोटिवेटेड, गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस। तो जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो किस आर्टिकल में है, तो 124 सब क्लास 1, गेटिंग। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पे। देखो नेक्स्ट में हमारे पास क्या था आर्टिकल 124, ठीक है। तो आर्टिकल 124 क्या बोलता है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, मतलब आप जजेस को किस तरह से अपॉइंटमेंट करना है। आर्टिकल 124 क्लास 1 में था हमारे पास मतलब कि सुप्रीम कोर्ट होना, देयर शुड बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिसमें कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस 1 चीफ जस्टिस होना चाहिए एंड 7 नॉट मोर देन 7 अदर जजेस, गेटिंग। अब हम करेंगे बात एट प्रेजेंट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। आर्टिकल 124 क्लास 2 में आता है द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट। देखो जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, गेटिंग। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। देखो हमारे पास जो भी चीफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, बस। मतलब कि अगर जजेस को अपॉइंट करना होगा तो किसके द्वारा होता है, प्रेसिडेंट। लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना होगा तो वो किसकी, वो भी प्रेसिडेंट ही करेंगे, लेकिन कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी किसके, मतलब कि जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एज ए डीम नेसेसरी, मतलब उतना मैंडेटरी नहीं है, ठीक। तो चीफ जस्टिस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ए डीम्स नेसेसरी। अदर जजेस अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, अगर दूसरे जो जजेस होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम नेसेसरी, गेटिंग। अगर देखो अगर प्रेसिडेंट को जजेस को अपॉइंट करना होगा चाहे हाई कोर्ट का या चाहे सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन वहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन जो है वो मैंडेटरी, वो नेसेसरी है, ठीक है, वो ऑब्लिगेटरी है, गेटिंग। अगर देखो मतलब कि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी कौन करता है, प्रेसिडेंट, लेकिन उनको कंसल्ट करना पड़ेगा जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को एज ए डीम नेसेसरी, मतलब मैंडेटरी नहीं है। अगर यहाँ पे अगर प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं, अगर वो किसको अपॉइंट करते हैं, जजेस, अदर जजेस को अपॉइंट करते हैं, तो उनको कंसल्ट करना पड़ेगा किसको, हमारे पास जो चीफ जस्टिस है ऑफ इंडिया के, ठीक है, उनको क्या करना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा, और वो कंसल्टेशन बहुत ही नेसेसरी है, ठीक है। और जो भी अदर जजेस हैं ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के एज ए डीम नेसेसरी, ठीक है। तो क्या बोला, अदर जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ए डीम नेसेसरी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्टेशन इज मैंडेटरी, गेटिंग, ये आपने याद रखना। अब एक कंट्रोवर्सी हुआ था यहाँ पे कुछ। देखो पहला जो जज केस था 1982 में क्या हुआ था, फर्स्ट जज केस में क्या हुआ था 1982 में, जिसको कहा जाता है SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट जज केस हुआ था 1982 में SP गुप्ता एंड यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें क्या था, कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस। देखो कंसल्टेशन का ये मतलब नहीं है कि वो कंकरेंस है, तो कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस, कंसल्टेशन का ये मतलब नहीं है कि कंकरेंस, ठीक है। मतलब कि कंसल्टेशन, पहले इसने बोला क्या आर्गूमेंट होगी कि कंसल्टेशन डज नॉट मीन्स कंकरेंस, कंकरेंस मीन्स एग्रीमेंट, मतलब कि कंसल्टेशन का ये मतलब नहीं कि एग्रीमेंट है, इंस्टेड इट ओनली इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ व्यूज़, मतलब कि इसका मतलब है कि आपने अपने व्यूज़ को एक्सचेंज किया हुआ। तो कंसल्टेशन डज नॉट मीन्स कंकरेंस, इंस्टेड इट ओनली एक्सचेंज ऑफ व्यूज़,
मतलब कि इसका मतलब है सिर्फ एक्सचेंज ऑफ व्यू, बस इतनी बात हुई थी। तो कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं है, इसका मतलब है कि सिर्फ एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ है। अब सेकंड जज केस में क्या हुआ था 1993 में, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड जज केस कब आया था 1993 में, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट किया है ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। किसके बीच में हुआ था? एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में। सुप्रीम कोर्ट रिवर्स इट्स प्रीवियस एंड अल्टर द डेफिनेशन ऑफ कंसल्टेशन टू मीन्स कंकरेंस। अब यहाँ पे क्या हुआ था, जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट थे उन्होंने क्या किया, अपना जो भी प्रीवियस जो ये जजमेंट दिया था इसमें चेंज लाए, मतलब इसको बिल्कुल चेंज कर दिया। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट थे उन्होंने क्या किया, जो सुप्रीम कोर्ट था उसने क्या किया, उसने रिवर्स इस प्रीवियस एंड अल्टर द डेफिनेशन, मतलब कि जो भी प्रीवियस जजमेंट दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट रिवर्स एंड इट्स प्रीवियस एंड अल्टर द डेफिनेशन ऑफ द कंसल्टेशन टू मीन्स कंकरेंस। फिर उसने बोला कि कंसल्टेशन का मतलब क्या है, कंकरेंस। पहले बोलो कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं है, कंसल्टेशन मतलब है कि एक्सचेंज ऑफ व्यूज़। लेकिन सेकंड जज केस में क्या हुआ 1982 में, मतलब कि इन्होंने अपनी जो भी डेफिनेशन है उसको उसमें चेंज लाया, और वो कह रहे कि कंकरेंस का मतलब ही है कंसल्टेशन का मतलब ही कंकरेंस। एडवाइस टेंडर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। देखो अब इस टाइम में क्या हो गया, जो भी एडवाइस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देंगे वो प्रेसिडेंट साहब को मानना पड़ेगा। ठीक है, वो बाइंडिंग होगी। तो एडवाइस टेंडर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ये किसके ऊपर बाइंडिंग होगी? प्रेसिडेंट के ऊपर। गेटिंग? तो इससे पहले नहीं था, लेकिन इस केस में क्या हुआ, सेकंड जज केस में कि भाई किसके ऊपर बाइंडिंग था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि पूरी पावर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास आ गई। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि भाई जो भी एडवाइस देंगे तो वो टेंडर होगा ऑन द बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू कंसल्ट विद टू सीनियर मोस्ट जजेस प्राइमेसी प्रिंसिपल। अब जो चीफ जस्टिस है वो दो सीनियर मोस्ट जज को के साथ क्या करें, कंसल्ट कर, लेकिन ये नेसेसरी कर भी सकते नहीं कर सकते, कोई मैंडेटरी नहीं है। तो चीफ जस्टिस टू कंसल्ट विद टू सीनियर मोस्ट जजेस। ठीक, तो पहले जज केस में क्या हुआ था कि भाई जो एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 में क्या हुआ था कि भाई कंकरेंस का मतलब ये नहीं, मतलब कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं है। कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस, इंस्टेड इट ओनली एक्सचेंज ऑफ व्यूज़, सिर्फ आप अपने व्यूज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं। सेकंड जज केस में क्या हुआ था 1993 में, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये वाला था। इसको हम ये भी नाम बोल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है, जो भी सुप्रीम कोर्ट था, जो पहले इसने जजमेंट दिया था उसको चेंज कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया। सुप्रीम कोर्ट रिवर्स इट्स प्रीवियस एंड अल्टर द डेफिनेशन ऑफ द कंकरेंस टू मीन्स कंसल्टेशन। अब इसने टू ऑफ कंसल्टेशन टू मीन्स कंकरेंस। अब इसने बोला कि कंसल्टेशन का ही मतलब है कंकरेंस मीन एग्रीमेंट। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो उसका जो भी एडवाइस स्टैंडर्ड होगा वो प्रेसिडेंट साहब को मानना पड़ेगी। तो चीफ जस्टिस जो इंडिया उनको कंसल्ट करना पड़ेगा अपने से जो भी सीनियर मोस्ट जजेस है सुप्रीम कोर्ट के, मतलब कि प्राइमेसी प्रिंसिपल, मतलब इतना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आ गया थर्ड जज केस। ठीक है, अब थर्ड जज केस में क्या हुआ था 1998 में, 1992, 1993, 1998 में सुप्रीम कोर्ट कंसल्टेशन प्रोसेस टू बी अडॉप्टेड बाय द चीफ जस्टिस रिक्वायर्ड कंसल्टेशन ऑफ प्लूरिटी जजेस। अब यहाँ पे क्या हुआ, थर्ड जजमेंट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जो थर्ड जजेस केस था 1998 कि भाई जो भी सुप्रीम कोर्ट की जो भी कंसल्टेशन प्रोसेस है वो अडॉप्ट करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही सब कुछ इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। अब उनको क्या करना पड़ेगा, एक से ज़्यादा जजेस की कंसल्टेशन भी इंपॉर्टेंट होगी कि वो अपने उस पर देखो। सेकंड जज केस में क्या था कि जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब जो भी करेंगे तो काम होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है। यहाँ पे आप क्या हुआ, वो चीज़ें ख़त्म कर दी कि भाई मतलब कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तभी काम करेंगे जब वो दूसरे अदर जो भी जजेस होंगे उनकी सहमति होगी। अगर वो भी जो भी डिसीजन देंगे, ठीक है, तो उनके भी अकॉर्डिंग होगा, अपने अकॉर्डिंग नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबकी यहाँ पे वो एग्रीमेंट होनी बहुत ही ज़रूरी है, मतलब सबकी कंसल्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सेकंड जज में सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था। अब यहाँ पे क्या होता है, प्लेरिटी ऑफ जजेस का भी डिसीजन मतलब कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, कंसल्टेशन प्लेरिटी ऑफ जजेस, चीफ जस्टिस कंसल्ट फॉर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कोलिजन सिस्टम। अब जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने उनको चार जो भी सीनियर मोस्ट जजेस है जो कोलिजन सिस्टम बनाते हैं उनका भी मानना पड़ेगा। ठीक है, उनकी भी जो एडवाइस देंगे, जो भी वो चीज़ें कहेंगे वो माननी पड़ेगी, तब तक वो चीज़ें कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्ट फोर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कोलिजन सिस्टम इवन इफ टू जजेस गिव एन एडवर्स ओपिनियन। अगर दो भी जज अपना अलग से ओपिनियन दे देते हैं, दे शुड नॉट सेंड द रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट। अगर इनमें से चार में से दो भी अगर उनके अगेंस्ट दे देती है, वो चीज़ें नहीं मानते हैं,
तो जो भी रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट तक नहीं जाएगी। दे शुड नॉट सेंड द रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन नहीं भेज सकते। दे शुड नॉट सेंड द रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट इवन इफ टू जजेस गिव एन एडवर्स ओपिनियन। अगर वो भी एडवर्स ओपिनियन देते हैं, दे शुड नॉट सेंड द रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट। गेटिंग। तो यहाँ पे 4 सीनियर मोस्ट जज थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। अब हर एक जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन सुप्रीम कोर्ट के हैं वो मानना पड़ेंगे, वो अडॉप्ट करना पड़ेंगे। उनको 4 सीनियर मोस्ट जज को कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर उनमें से 2 जज भी एडवर्स ओपिनियन देते तो वो जो भी रिकमेंडेशन वो गवर्नमेंट तक नहीं जाएगी। गेटिंग। 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014 में क्या हुआ, एंड नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 में क्या हुआ। देखो 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014 आ गया और आपके पास आ गया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 आ गया। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2014 और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2014 में क्या हुआ, इट वाज ब्रॉट टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग कोलिजन सिस्टम फॉर अपॉइंटिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, है ना। देखो पहले जो भी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो चुनते थे वो कोलिजन सिस्टम के द्वारा चुनते थे। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2014 आया और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 आया, इसने क्या किया, जो कोलिजन सिस्टम था उसको रिप्लेस कर दिया फॉर अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। अब इन 2014 द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर बोथ। अब उसके बाद क्या हुआ, मतलब कि जो भी जब ये लाया गया था 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट, मतलब पार्लियामेंट ने ये जब लाया कि भाई जो भी कोलिजन सिस्टम को इसको ख़त्म कर दिया, जिससे क्या हो गया कि भाई अब पार्लियामेंट की यहाँ पे पावर बढ़ गई। ठीक है। मतलब कि और जुडिशरी की वो पावर कम हो गई। मतलब कि अब मतलब जो जुडिशरी सिस्टम वो इंडिपेंडेंट नहीं रहा, या अगर ये सिस्टम आ जाता, ठीक है, तो वो रिप्लेस कर दिया था। लेकिन फिर भी नहीं, फिर यहाँ पे क्या हुआ 2015 के बाद जो सुप्रीम कोर्ट है डिक्लेयर, जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट थे उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 2014 एज वेल एज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट, इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वाइड डिक्लेयर किया गया। किस किस को वाइड डिक्लेयर किया गया, जिसने मतलब कि कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस किया था। किसने किया था, 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014 और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट एक्ट 2014 कोलिजन सिस्टम को जो रिप्लेस किया था। अब यहाँ पे क्या हुआ, वही जो कोलिजन सिस्टम था, गेटिंग, उसको फिर वापस लाया गया। और इन मतलब कि 2015 को 2015 में जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने डिक्लेयर किया 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट, इनको क्या किया, यह अनकॉन्स्टिट्यूशन करार दिया गया और वाइड। ठीक है। द लेट कोलिजन सिस्टम बिकम ऑपरेटिव अगेन इन 2015। अब जो हमारे पास पहले वाला जो कोलिजन सिस्टम था उसको ऑपरेट कर दिया गया 2015 में। ठीक है। दिस वर्डिक्ट वर डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द 4 जजेस केस। ये जो चीज़ें हुई थी 4 जजेस केस में, ये वाली चीज़ें हुई थी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मतलब कोर्ट ने ओपन मतलब द कोर्ट ओपन दैट द न्यू सिस्टम नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वुड इफेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। मतलब कि उसने 4 जजमेंट केस में ये बोला कि भाई जो भी सुप्रीम कोर्ट है, अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई जो भी इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, उसके ऊपर पूरी तरह इफेक्ट पड़ेगा। गेटिंग। तो इसी वजह से उन्होंने क्या कि 2015 में 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट को क्या किया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशन और वाइड डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है। और जो भी ऑलरेडी सिस्टम था कोलिजन सिस्टम को, उसको ऑपरेट किया गया 2015 में। दिस वर्डिक्ट वर डिलीवर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन द 4 जज केस। तो ये कब हुआ था, मतलब 2015 में मतलब कि 4 जज केस आया था। ठीक है। इसने क्या किया कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ओपन दैट नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वुड इफेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। गेटिंग। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। मैं 4-5 वीडियो में ये पूरा सुप्रीम कोर्ट का कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है। आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज़, ठीक है, एवरीबॉडी, ठीक है, मेक देयर ओन नोट्स एंड पुट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर नोट, गेटिंग, सो दैट योर कॉन्सेप्ट बिकम्स वेरी रॉक सॉलिड। ठीक है। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, नो बॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, गेटिंग, वॉच एवरीबॉडी बट नो बॉडी सब्सक्राइब माई चैनल। अरे यार आप लोगों को कोई पैसे थोड़े देने पड़ते हैं, गेटिंग, कम से कम सब्सक्राइब तो कीजिए, गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर्स। ओके।